नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम टेररिज्म को समझने वाले हैं। इस पूरे टॉपिक को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहले लेक्चर में हम ग्लोबल टेररिज्म को समझेंगे। दूसरे लेक्चर में एक बहुत ही हीटेड टॉपिक, पहले टेररिज्म पे ही आते हैं, ग्लोबल टेररिज्म पे आते हैं। देखिए, ग्लोबल टेररिज्म में ऐसी ऐसी चीज़ें हम समझेंगे जिसके चलते मेरे वीडियो पे एक्शंस लिए आ सकते हैं, क्योंकि देखिए एक अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब इज़ एन अमेरिकन प्लेटफॉर्म और एक अमेरिकन कंपनी है गूगल। और अगर मैं अमेरिका को ही कहूँगा, साफ शब्दों में हम ये देखेंगे कि अमेरिका ही आतंकवाद इस पूरी दुनिया में फैलाता है और उस चीज़ को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, तो उसके चलते एक्शंस लिए जा सकते हैं। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, नया वीडियो बन जाएगा, नया प्लेटफॉर्म बन जाएगा, नया चैनल खुल जाएगा, क्या दिक्कत है, हाँ या ना। कंटेंट की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरे वीडियो में एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक, इस्लामिक टेरर को हम समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये जो व्हाट्सएप में आप पढ़ते हैं ना कि माना कि सब नहीं होते पर यही क्यों होते हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे कि आखिर इस पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मेजॉरिटी के रहने के बावजूद, सबसे ज़्यादा सेंसस रिपोर्ट 2015 के हिसाब से इंडोनेशिया टॉप पे था, इंडिया सेकंड पे था। लेकिन मेरे हिसाब से 2025 में इंडिया इंडोनेशिया को सप्रेस कर चुका होगा और मतलब अब वर्ल्ड्स मोस्ट मुस्लिम पॉपुलेटेड कंट्री होने के बाद, जी हाँ, पाकिस्तान से भी ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में है, फिर भी क्यों इंडिया इस इस्लामिक टेरर नाम के रोग से ग्रसित है, उस चीज़ को हम समझेंगे। तीसरा जो वीडियो होगा उसमें हम टेररिज्म या फिर कह लीजिए इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट को समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, हम हमारे पढ़ने का तरीका एक क्लियर होता है ना, बताएंगे अभी। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जीज हैं, इंसर्जेंसी जो है कई सालों से चल रही है, हम समझेंगे कि आखिर जो आप सवाल पूछते हैं, ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि आखिर मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं मणिपुर में। अरे भाई, हालचाल लेने जाएंगे क्या? एक सॉल्यूशन लेके जाया जाता है, एक प्लानिंग लेके जाई जाती है, लेकिन हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स को ऐसा लगता है, और वाकई में इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो चुकी हैं कि उनको लगता है कि हार्डली देयर इज एनी सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स। यस, they see it in the way that there is hardly any solution to this Manipur insurgency। और कहीं भी कोई भी भाषण, कोई भी पॉलिटिकल लीडर देने जाता है तो वो जाता है कि हमने ये चीज़ें करी है, गिनवाने जाते हैं, या फिर ये प्लान्स हैं, इस प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन होगा, वो करने जाते हैं। हाल चाल लेने कोई नहीं जाता, समझ रहे हैं ना। तो एक प्रॉपर जब सॉल्यूशन होगा तब तो, और एज अ सिविल सर्वेंट हम उस चीज़ को समझेंगे कि आखिर क्या सॉल्यूशन उस चीज़ की निकल सकती है। ठीक है, आज शुरुआत करते हैं ग्लोबल टेररिज्म से। और टेररिज्म में किसी ने कहा कि हैंडराइटिंग इंप्रूव करिए चाचा जान, तो मैंने कहा बिल्कुल प्रयास रहेगा। टेररिज्म में जो हमारा बेसिक तरीका होता है, बिल्कुल उसी तरीके से हम टॉपिक्स को समझेंगे। सबसे पहले इसका आइडिया समझेंगे कि आखिर क्या कहता है, हाँ यार। फिर हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे, इतिहास की आखिर कहाँ से। फिर हम इसके रीजंस देखेंगे, स्पेसिफिक रीजंस, आखिर क्यों टेररिज्म फैला। और इसी के अंदर अगर मेरे वीडियो पे कुछ एक्शन होगा, इसी पॉइंट में, इसी टाइम स्टैम्प के अंदर होने वाला है कांड। और उसके बाद हम सॉल्यूशंस, अंततः सॉल्यूशन की आखिर इस टेररिज्म के क्या सॉल्यूशंस हैं, जिसमें हम 4 Ds डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मेरे हिसाब से मैंने 3 Ds आपने डिस्कस किया होगा, डिफेंस, डिसेंट्रलाइजेशन, डेवलपमेंट। आज चौथा आएगा डिप्लोमेसी, क्योंकि इंटरनेशनल वाली चीज़ आई, इंटरनेशनल रिलेशंस वाली चीज़ आ रही है यहाँ पे। तो शुरुआत करते हैं आइडिया से, प्रारंभ करते हैं आइडिया से। आखिर ये टेररिज्म आइडिया क्या है मेरे भाई? क्या हमने पिछले वीडियो में एक्सट्रीमिज्म की बात की थी, टेररिज्म की बात की थी और सेपरेटिज्म की बात की थी? और क्या हमने देखा था कि ये एक्सट्रीमिज्म, ये टेररिज्म, तो यही सेपरेटिज्म है? कोई दिक्कत की बात नहीं, हमने पिछले लेक्चर नहीं देखा तो आप फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो एक्सट्रीमिज्म है वो क्या होता है सर? आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, रेडिकल आइडिया, ठीक है, उग्र सोच, ठीक है, सरकार के विरुद्ध सोचना। अब उसी में जब वॉयलेंस का इस्तेमाल हो जाए तो वो टेररिज्म हो जाता है, और मास जुड़ जाए तो सेपरेटिज्म हो जाता है। तो टेररिज्म इज अ पार्ट ऑफ, यानी सर एक वॉयलेंट आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, अगर आपको नोट्स में लिखना हो तो वॉयलेंट आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट का ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ही तो टेररिज्म है। अब इसमें जो सेंट्रल आइडिया हमारा टेररिज्म आता है, ये जो वर्ड है वो लाया है
लाया गया है टेरोरी से। ये एक फ्रेंच वर्ड है। कौन सा वर्ड है सर? फ्रेंच वर्ड है, और इसका मतलब होता है दहशत फैलाना, फियर साइकोसिस। इसका मतलब ही होता है प्रोमोटिंग फियर साइकोसिस। मेरे भाई हां, इस वर्ड का कहते हैं ना दहशतगर्द। ये डर का, फियर साइकोसिस मतलब क्या होता है? डर का मनोविज्ञान फैलाना। यही मकसद होता है इन लोगों का, लोगों में, सोसाइटी में, गवर्नमेंट में भय फैलाना, दहशत फैलाना, अपना दहशत फैलाना। किस लिए? अपने सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल गोल्स को फुलफिल करने के लिए। किससे? गवर्नमेंट से। फिर से बता रहा हूं, टेररिज्म जो वर्ड है वो टेररिस्ट से डिराइव्ड है, जिसका मतलब होता है भय का मनोविज्ञान फैलाना। प्रोमोटिंग यहां पे लिख सकते हैं आप। सोसाइटी में, गवर्नमेंट में भय फैलाना अपने सोशियो इकोनॉमिक गोल्स को लेने के लिए, अचीव करने के लिए। ये मोटा मोटी आइडिया होता है टेररिज्म का, आतंकवाद का। अब हम इसके हिस्ट्री पे आएंगे। समझिएगा कि सर आइडिया तो क्लियर है, हिस्ट्री क्या है इसकी। ठीक है, आखिर ये हिस्ट्री क्या है मेरे भाई? ये जो टेररिज्म है ना, पहले मैंने, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा हो तो उआपा एक क्या होता है इसका फुल फॉर्म? हाँ, याद आया, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है, इसका सेक्शन 15, ठीक है, बाद में अमेंड आया था। अनलॉफुल एक्टिविटी, वापा मैं कहता हूं अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 15 के तहत कोई भी, जो हम अभी आइडिया पहले क्लियर कर लेते हैं, थोड़ा बोलें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करे, वायलेंस के मदद से पब्लिक एंड प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्ट करे, डिस्ट्रक्ट करे, यानी जान माल की हानि, लाइफ एंड वेल्थ, प्रॉपर्टी की हानि अगर करे, किसी भी अपने प्रोपेगेंडा को लेकर, चाहे कितने ही तरीके से आप जस्टिफाई कर दो उसे कि नहीं सर ये फ्रीडम फाइट है, नहीं सर ये हमारे इनजस्टिस का हम रिवेंज ले रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आप इसे जस्टिफाई कर रहे हो, लेकिन जान माल की हानि हो रही है, तो उन सारे एक्ट्स को टेररिस्ट एक्ट के अंदर घोषित किया जाएगा और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। मेरे भाई 2019 से पहले क्या होता था? 2019 से पहले क्या होता था? केवल इस उआपा एक्ट में ऑर्गेनाइजेशंस पे बैन लगाई जाती थी कि सर ये संस्था आतंकवादी संस्था है। अब उसके अंदर के जो दीमक है ना, जो दीमक, वो निकल के भागते थे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, उस पे बैन लगा दिया, तीसरे में भाग जाते थे। लेकिन 2019 के बाद में गवर्नमेंट ने एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ लिया, एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि उस इंडिविजुअल को पकड़ पकड़ के टेररिस्ट घोषित करना शुरू किया। तो अब ऑर्गेनाइजेशन भी बैन और वो व्यक्ति भी बैन। केवल वो व्यक्ति ही नहीं, अभी और सुनिए, जो भी व्यक्ति उस टेररिस्ट का नोइंगली, अननोइंगली, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली अगर मदद करेगा, वो भी एज अ टेररिस्ट माना जाएगा। संभल के रहिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री पे। अब आगे बढ़ते हैं किस चीज पे? हिस्ट्री पे। मेरे भाई ये जो टेररिज्म की जो हिस्ट्री है ना, ये हरदम से फ्रीडम फाइट माना गया है। जैसे कि जब हम नक्सलिज्म समझ रहे थे, तो नक्सलिज्म में कहीं ना कहीं एक तरीके से, एक पर्सपेक्टिव से तो लगा ही था कि यार सही ही है, 8 औरतों को मार दिया, 2 बच्चों को मार दिया। वो क्या कर रहे थे? वो अपना ही जमीन मांग रहे थे ना, वो थोड़ा सा पैसे बढ़ाने को ही कह रहे थे ना। आपने इतना दुष्कर्म कर दिया इनके साथ, क्या ऑप्शन क्या था उनके पास? कहीं ना कहीं एक इनजस्टिस लगता है। टेररिज्म में भी वैसा ही है, यहां पे भी लगता है कि यार शुरुआत तो फ्रीडम फाइट से ही हुई है ना। आपने कई मूवीज देखे हो, ठीक है, अगर आपने किसी के इंटरव्यूज देखे हो तो वहां पर लोग बोलते हैं कि क्या आप अपने आप को दहशतगर्द मानते हैं? तो वो बोलते हैं ना ना, हम अपने आप को फ्रीडम फाइटर मानते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टेररिज्म का भी शुरुआत ऐसे ही हुआ, फ्रीडम फाइट। आप नहीं समझ पा रहे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए ये
ग्रेट ब्रिटेन है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट, देखिए स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट। अब यहां पे हम आयरिश रेवोल्यूशन को समझेंगे कि आखिर मोटा मोटी हुआ क्या था। ठीक है, मैं आप यहाँ हिस्ट्री तो नहीं पढ़ा रहा हूं, पर फिर भी यहाँ पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी का टॉपिक यहाँ पे आता है। मेरे भाई ये जो है वो कौन है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये आयरलैंड है। मेरे भाई ये ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता है, और स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेस्ट मिला के और नॉर्दर्न आयरलैंड मिला के ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, यूके। अब इसमें जो मेजॉरिटी या फिर कह लीजिए सभी, मेजॉरिटी ही प्रोटेस्टेंट्स थे, और आयरलैंड में कैथोलिक थे। कैथोलिक मतलब समझ रहे, ओल्ड क्रिश्चियंस। मेरे भाई ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है इसमें भी कैथोलिक ही थे मेजॉरिटी, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, मतलब यूके के अंदर थे, ये ग्रेट ब्रिटेन के साथ थे यानी यूके। इनका दिल कहां बसता है, आयरलैंड में, क्योंकि अपने लोग हैं। इसी चलते एक फ्रीडम स्ट्रगल, ये ओल्डेस्ट रेवोल्यूशन है और ये ब्लड रेवोल्यूशन है, खून खराबा, इनोसेंट लोगों की जानें गई हैं, उसी लिए ओल्डेस्ट टेरर एक्ट भी कहा जाता है इसे। जहां भी इनोसेंट लोगों का मृत्यु हो, आप उसे किसी भी नाम पे जस्टिफाई कर रहे हो, लेकिन इट इज अ टेररिज्म। ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ये चाहता है कि आयरलैंड में जाएं, और क्योंकि उसमें कैथोलिक है और वो जिसके पार्ट है उसमें मेजॉरिटी किसी और की है, प्रोटेस्टेंट्स की है। क्या आप यहां पर कनेक्ट कर पाए? आपको लगा कि हाँ यार आयरिश रेवोल्यूशन जो है कहीं ना कहीं सही ही तो मांग है उनकी, कहीं गलत तो लग नहीं रहा। इसी को हटा दो और ये कह दो, इसी को हटा दो और ये कह दो, तो अब बोलो। मैं इसी को हटा दूं, कह दूं ये इंडिया है, इसी को हटा के कह दूं ये पाकिस्तान है, और इसी को हटा के कह दूं ये कश्मीर है। और अब जब ये कहते हैं, भाई इनका दिल तो यहीं बसता है ना। अरे बसता नहीं है, बसता था। अरे भाई शर्माने वाली क्या बात है, मेजॉरिटी तो यही थी। एक वीडियो है यासीन मलिक, ठीक है, ठीक है, आपने अगर कभी द कश्मीर फाइल्स कभी देखी हो, ठीक है, तो उसमें उस पर भी बहुत कॉन्फ्रेंसी। अब लोग मेरे बारे में एक वो भावना बना लेंगे कि इस टाइप का नहीं, भाई मूवीज़ है, देख लिया। अब उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो लीडर था दहशतगर्द, वो यासीन मलिक था, आज तक जिंदा है। इंडिया टीवी पे उसके साथ इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं। कितना बढ़िया आदमी है वो, हाँ या ना, ठीक है, कितना आइडियोलॉजिकल आदमी है वो, कितना बड़ा फिलोसोफर है ना वो, उसके साथ बैठकर इंटरव्यू लिया जा रहा है, उसकी बात सारी दुनिया लोग सुन रहे हैं, ठीक है, यस। उसके कमेंट्स खोल के आप देखिए। तो ये जो कश्मीर है उसमें पहले के टाइम पे मैक्सिमम लोगों का दिल कहां बसता था, पाकिस्तान में। अब ये जब चाहते हैं कि ये पाकिस्तान में जाएं, तो हमें कहते हैं कि नहीं सर ये तो टेररिज्म है, गलत है। लेकिन वहीं जब नॉर्दर्न आयरलैंड बोल रहा है कि मुझे आयरलैंड में जाना है, तो आप कह रहे हो कि मांग तो सही है, तो कश्मीर में भी कह दो सही है। बैठे बैठे तो हम हिपोक्रेट बन गए ना यहाँ पे। बलूचिस्तान जब कहता है कि हमें पाकिस्तान से अलग करा दो, क्योंकि बलूच वो एक नस्ल है वहां पे, आप कहते हो कि हाँ वो सही है। कश्मीर यहां पे कहते हैं तो आप कहते हो गलत है। भाई गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, यहां पे ग्रे मत बनाइए इस चीज को। और ये जो डुअलिटी है ना, ये दोगलापन है, इसी के चलते आज तक टेररिज्म का एक वो क्लियर वो चीज नहीं बनी जो हम अभी रीजंस में पढ़ेंगे। ये आखिर ये टेररिज्म क्यों फैल पाया, इस दोगलापने के चलते। इंडिया के आधे लोगों ने पैलेस्टीन को जीजा बना के रखा था अपना, ठीक है, पता नहीं क्यों। ठीक, आधी दुनिया पॉपुलेशन मानती है कि हमास जो इजराइल के अंदर कर रहा है वो तो बढ़िया है, वो तो फ्रीडम फाइट है। भाई वो फ्रीडम फाइट नहीं, इनोसेंट लोगों की किलिंग को फ्रीडम फाइट क्यों जस्टिफाई कर रहे हो? वो आधी दुनिया कह रही है कि वहीं आतंकवाद है। और जब इजराइल ने पैलेस्टीन पे जो किया, अमेरिका कह रहा है कि वो राइट टू डिफेंड है, ठीक है, हक है हमारा अपनी सोवेरेनिटी का रक्षा करना, आपने किया तो जवाब तो मिलेगा। आधी दुनिया कह रही है कि नहीं ये टेररिज्म है, वो तो फ्रीडम फाइट था। ये दोगलापना जो है ना,
ये जो आपने जीजा फूफा बना रखा है अलग अलग देशों, ये दोगलापना बचिए, ठीक है। इनोसेंट लोगों की किलिंग को, मैं जो कह रहा हूं उसे समझने का प्रयास करिएगा एज अ सिविल सेंटर, अगर आपको बनना है तो, बाकी आप कुछ भी आइडियोलॉजी रख सकते हैं। इनोसेंट लोगों की किलिंग को आप किसी भी नाम पे जस्टिफाई नहीं कर सकते, किसी भी फ्रीडम फाइट के नाम पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। अभी भी नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं समझ में आया ना? खुदीराम बोस का नाम सुना है आपने? खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी, इन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पे बम गिराया था। 1908 की बात है ये, मुजफ्फरपुर बम, सुना है आपने? किंग्सफोर्ड कौन थे? ये ब्रिटिश जज हैं, थे, क्रूअल आदमी था, ये गंद था साला। मतलब इन्होंने बहुत ही बेरहम डिसीजंस लिए थे, इनोसेंट लोगों को फांसी मरवा देना, ये सारी चीजें, ठीक है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, उन्होंने क्या किया कि प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, इनकी गाड़ी पे बम फेंक दिया। अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, हासिल फ्रीडम फाइट। उस गाड़ी के अंदर किंग्सफोर्ड नहीं, उसकी बीवी और उसकी छोटी सी बच्ची मरी। अब ये क्या रेवोल्यूशन है या टेररिज्म है? आप बताइए, मुझे मत कहिए, आप तो कह देंगे, अपने अंदर से पूछिए, अंदर से पूछो भाई। मारना था। फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना हम, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ ब्लड रेवोल्यूशन। भाई आप रूलर को मारो, उसके पूरे परिवार को मार दिया आपने, फ्रीडम फाइट कह रहे हो इसे? कश्मीरी पंडित्स की पूरी नस्ल खत्म कर दी, जीनोसाइड कर दिया। जीनोसाइड मतलब समझे, नस्ल ही मतलब खत्म करने में पड़ गए, जो भग गए वो बच गए। उस समय में जो कश्मीरी पंडित की औरतें हैं, जो भी दहशतगर्द जो भी मिल रहा है उन्हें, उनका कर रहे हैं। जो भी कश्मीरी पंडित का आदमी मिल जाए, कश्मीरी पंडित मिल जाए, उनको बेरहम तरीके से मार रहे हैं, और उसको आप फ्रीडम फाइट के नाम पे जस्टिफाई कर रहे हो। इनोसेंट लोगों की किलिंग को आप कभी भी फ्रीडम फाइट के नाम पे जस्टिफाई नहीं कर सकते। इट इज एन एक्ट ऑफ टेररिज्म। ये मैं नहीं, किसी भी जाति के नाम पे, किसी भी धर्म के नाम पे आप इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते हो, इनोसेंट लोगों की किलिंग को। ये मैं नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं। मैं उनके साफ शब्द आपके सामने कहता हूं, वी शुड स्टॉप डिवाइडिंग टेरर इनटू गुड और बैड। टेररिज्म इज ऑलवेज बैड फॉर ह्यूमैनिटी एंड द वर्ल्ड शुड कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस मेनेंस। मेनेंस मतलब राक्षस। तो ये हिस्ट्री समझ में आया होगा आपको कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब चाहे इंडियन रेवोल्यूशन हो, चाहे चाइनीज रेवोल्यूशन हो, चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाहे आयरिश रेवोल्यूशन हो, हर समय इनोसेंट लोगों की किलिंग को जस्टिफाई किया गया है फ्रीडम फाइट के नाम पर। बट इनोसेंट लोगों की किलिंग टेररिस्ट एक्ट ही है, मानो या ना मानो। भगत सिंह हमारे लिए रेवोल्यूशनरी हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए, ठीक है। अब समझते हैं। अच्छा, किसी हद तक मान भी लिया जाए कि आपने, ठीक है, आयरिश रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, ठीक है सर, फ्रीडम फाइट है। उस समय एक आइडियोलॉजी थी भी, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो टेररिस्ट, ये जो आइडियोलॉजी है ना, वो पूरे के पूरी तरीके से इम्प्योर, अनएथिकल, बेरहम हो चुका है। पूरी के पूरी तरीके से इम्प्योर और अनएथिकल हो चुका है। अब ये अपनी जैसे कि नक्सलिज्म, जो नक्सलवाद था, उसमें उन्होंने शुरुआत किया था कि सर हैव नॉट्स और हैव के बीच की लड़ाई होगी, ठीक है। जो लोअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड और हायर इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के खिलाफ लड़ेंगे, वायलेंस का मदद करेंगे। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी आइडियोलॉजी शिफ्ट हो गए। अब पूरे इंडियन एंटी गवर्नमेंट, एंटी नेशनल, इनोसेंट लोगों को मारना, सोल्जर्स को मारना, अपना गवर्नमेंट बनाएंगे, जन सरकार बनाएंगे। वैसे ही ये क्या हो गए, इम्प्योर, अनएथिकल हुए, बेरहम हुए। ये एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन गया भाई।
बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री किसके लिए? सुपर पावर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन गए। बिग कॉर्पोरेट्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए एकमात्र अब एक कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री बन के रह गए हैं। पूरा इनका तरीका इम्प्योर अनएथिकल हो गया है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका कोई अच्छा चेहरा बुरा चेहरा नहीं होता, कोई ग्रे नहीं होता, केवल एक चेहरा होता है, ब्लैक होता है। कोई ड्युअलिटी नहीं होनी चाहिए, केवल एक चेहरा ब्लैक। इनको खत्म करना ही एकमात्र उपाय है। आप यही कंफ्यूज रह जाओ कि नहीं ये अच्छा ये खराब, तो खत्म कैसे करोगे इन्हें? ठीक है, टेररिज्म जो है, आज टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है वेपन एक्सपोर्ट के सेक पे। अमेरिका को वेपन्स अपने बेचने हैं तो आतंकवाद फैला दिया। ठीक है, अमेरिका को जब भी वेपन्स बेचने की जरूरत है आतंकवाद फैला दिया। उन टेररिस्ट को भी वेपन्स देगा और जिस देश के खिलाफ वो लड़ रहे हैं उस देश को भी। भाई साहब, यूं ही कोई वर्ल्ड लीडर नहीं बनता। अभी हम समझेंगे किस हिसाब से अमेरिका काम करता है। किसके अंदर सर? इस रीजंस के अंदर। हिस्ट्री क्लियर हो गई, अब आते हैं रीजन पे। ठीक है, अब आते हैं किस चीज पे? इस रीजन पे। काफी सारी रीजन होंगे, यहां से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया, डुअल नेचर या फिर कह लीजिए डुअल अप्रोच ऑफ नेशंस टुवर्ड गवर्नमेंट। ठीक है, इजराइल, लेटेस्ट एग्जांपल लिया जाए, इजराइल पैलेस्टीन पे जो कर रहा है राइट टू डिफेंड, अमेरिका के हिसाब से, आधी दुनिया के हिसाब से यही टेररिस्ट एक्ट है। हमस ने जो इजराइल के ऊपर किया फ्रीडम फाइट, लेकिन इजराइल की नज़र से या फिर अमेरिका की नज़र से, आधी दुनिया की नज़र से वो टेररिस्ट एक्ट है। क्लियर हो रहा है क्या आपको? ठीक है, अब समझिएगा, ये डुअल फेस जो है इसको बंद करिए, इसको केवल एक तरीके से देखिए। इनोसेंट लोगों की किलिंग, चाहे अभी तो इजराइल ने कल शाम की खबर है सीरिया पे अटैक कर दिया। देखिए, आप लीडर्स को मार रहे हैं। अभी ये जो अमेरिका ने जो B2 बॉम्बर दिया इजराइल को, या फिर B2 बॉम्बर ले जाके डायरेक्ट उस न्यूक्लियर पावर प्लांट को ही, अंडरग्राउंड था भाई साहब, वहाँ पे जाके ख़त्म हो गया, तो वो सही है। अभी इसे समझेंगे। ठीक है, इस रीज़न के अंदर अभी आने वाला है कि वो बनना चाहते हैं न्यूक्लियर पावर। ये जो टेररिस्ट्स हैं, ईरान क्लियरली फुल्ली सपोर्ट करता है इन चीज़ों को, तो वो क्या बनना चाहते हैं? न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जिस दिन उनके हाथ में न्यूक्लियर पावर आ गया तो वर्ल्ड विल नील टुवर्ड्स अस, दुनिया घुटने टेकेगी। अब दिक्कत ये है ना कि उनको तो जाना ही हुर के पास है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम अपना समझ लो। इसीलिए ये जो इजराइल और ईरान में हुआ, इनोसेंट लोगों की किलिंग कभी भी जस्टिफाइड नहीं है, वो तो टेरर एक्ट है। लेकिन ये जो बॉम्ब बनाने में जो B2 बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ, अमेरिका ने जो दिया, वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के हित के लिए सही था। और ये चीज़ इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी में हम उस POV से नहीं पढ़ेंगे, हम एक नेशनल सिक्योरिटी के POV पढ़ेंगे। ये जो सही हुआ गलत हुआ अभी जो हम समझेंगे वो इंटरनेशनल रिलेशन के POV की चीज़ थी। अभी हम इंटरनल सिक्योरिटी समझते हैं। ठीक है, वहाँ ज़्यादा नहीं जाएंगे। रीज़न पे आते हैं। पहला रीज़न हमने देखा, डुअल नेचर को बंद करेंगे। डुअल नेचर रहेगा तो आप यही डिसाइड नहीं कर पाओगे कि सही है तो गलत, तो करोगे। 2024 के ग्लोबल रिपोर्ट के बाद से क्या हुआ है कि जो एपीसेंटर है, क्या है एपीसेंटर, जो है जो हब है टेररिज्म का, वो मिडल ईस्ट से अब साहेल, सेंट्रल साहेल रीजन में जा चुका। अरे साहेल मतलब सहारा डेजर्ट में वो जा चुका है, चल रहा है ना। तो सहारा डेजर्ट में जो एपीसेंटर है वो जा चुका है। अब सहारा डेजर्ट में क्या है सर? अंडर डेवलपमेंट। और अंडर डेवलपमेंट किससे डायरेक्टली एक विशियस साइकिल में बंधा हुआ है? अंडर डेवलपमेंट किससे? टेररिज्म से। क्या हमने पिछले लेक्चर में इस चीज को समझे थे? अगर गरीबी होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट होगा, गरीबी होगी तो एजुकेशन नहीं होगा, गरीबी होगी तो बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे, गरीबी होगा तो गवर्नमेंट से नाराजगी रहेगी, गरीबी होगी तो पढ़ाई लिखाई नहीं होने के चलते दिमाग में बुद्धि कम रहेगी। उसके बाद कोई भी ब्रेन वॉश करके आराम से उनको
रिक्रूट कर लिया जाएगा कि चलो यहाँ पैसा है, चलो यहाँ अमीरी है, चलो बंदूक ले लो, चलो पत्थर फेंक दो, समझ रहे हैं। इस तरीके से ये भी एक रीज़न है जिसके चलते अब टेररिज्म धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा रीज़न डुअल नेचर हो गया, एपिसेंटर हो गया, एक सेकंड बस, एपिसेंटर हो गया, डुअल नेचर हो गया। ठीक है, फिर सर अब हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेरर में एक बहुत ही बढ़िया एक रिलेशन देख रहे हैं। अब ये जो चीज़ है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करके एक चीज़ आएगी, टॉपिक आएगा, उसमें बहुत बढ़िया समझेंगे कि आखिर दोनों का क्या रिलेशन है। अभी के लिए पॉइंट आप याद रखिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, आप ये कह सकते हैं दाऊद जो हैं तो उनका और टेरर का बढ़िया रिलेशन, समझ रहे हैं ना। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एग्जाम्पल मैंने दिया, ठीक है, दाऊद इब्राहिम, तो उसका और वैसी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेरर का म्यूचुअल इंटरेस्ट है और दोनों एक दूसरे को बढ़ा रहे हैं। फिर आता है इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का दुष्उपयोग किया जा रहा है और उस दुष्उपयोग से साइबर टेरर हो रहा है। और मेरे भाई साइबर टेरर इतनी खतरनाक चीज़ है कि बैठे बैठे कोई भी देश का व्यक्ति आईएसआई का पार्ट हो सकता है डार्क वेब की मदद से। ठीक है, बैठे बैठे कोई भी आदमी रिक्रूटमेंट ले सकता है। आप समझ रहे हो कितनी खतरनाक चीज़ हो चुकी है ये साइबर टेरर। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी करके एक चीज़ आएगी, एक टॉपिक आएगा, उसमें हम बहुत बढ़िया से इस चीज़ को भी समझने वाले हैं। लेकिन ये समझिए कि सर ये साइबर टेरर के चलते प्लानिंग बहुत आसान हो चुका है, एग्जीक्यूशन बहुत आसान हो चुका है, समझ रहे हैं क्या। जैसे हमने, अगर आपने उरी मूवी देखी हो तो उरी मूवी में सर्जिकल स्ट्राइक के लिए हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, अच्छे काम के लिए, उनको पहुंचाने के लिए, हाँ या ना। लेकिन उसका बुरा उपयोग भी हो सकता है, वैसा ही वो भी काम कर सकते हैं, वो भी आराम से देख सकते हैं कि यहाँ सर चीज़ें हैं। अगर आप कभी एसएसबी का इंटरव्यू देने गए हैं, वहाँ पर फ़ोन्स अलाउड नहीं होते हैं। वहाँ पे एक बार मैं जिस सेंटर पे गया था 12 एसएसबी बेंगलोर में, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बता रहे थे लोग कि 1 साल पहले यहाँ पर एक लड़की थी, उसने पूरा रिकॉर्ड करके व्लॉग डाल दिया। उसके बाद पहले थोड़ी रूल्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबल थी, लेकिन उस घटने के बाद पहले तो उनका नाम हरदम के लिए हटाया गया। ठीक है, आगे से आप नहीं दे पाएंगे उनका चैनल वगैरह, तो ब्लॉग वीडियो तो ऑब्वियस ही बात है बंद ही हुआ। उसके बाद से हमारे यहाँ इतना स्ट्रिक्ट रूल था भाई साहब, फ़ोन बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ें, वो उन चीज़ों का दुष्उपयोग हो सकता है। ठीक है, आपने फ़ोटो डाल दिया, ठीक है, मिलिट्री के अंदर का, ठीक है, एसएसबी के अंदर का आपने डाल दिया, सिलेक्शन बोर्ड का, फिर क्या उसका इस्तेमाल हो सकता है गलत कामों के लिए? ऑफकोर्स हो सकता है। पहले से पता चल जाएगा कि सर यहाँ पर छुपने की जगह है। उरी में क्या हुआ था, समझ रहे हैं ना, साइबर टेरर। फिर जो पॉइंट आता है, अब ये जो पॉइंट है यहाँ से शुरुआत होगा। ये तो कहने के लिए चीज़ें हो गई, अब यहाँ से शुरुआत होता है असली समझने वाली चीज़। मेरे भाई ड्रग मनी जो है, या फिर कह लीजिए ड्रग टेरर जो है, और मनी लॉन्ड्रिंग जो है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है कि सर ये जो ड्रग मनी है, इसी को वाइट मनी बनाने के लिए, ड्रग मनी को क्लीन करने का जो काम है वो मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग भी एक सेपरेट टॉपिक आएगा, वो भी हम बढ़िया से समझेंगे। तो ये जो ड्रग टेरर और ये मनी टेरर है, ये बिगेस्ट सोर्स हैं किसके? टेरर फंडिंग के। दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ टेरर फंडिंग। अब यहां से शुरुआत होगी जिसमें हम आपको समझेंगे, हम बढ़िया समझेंगे कि अमेरिका ही सब कुछ कर रहा है, अमेरिका ही आतंकवाद फैला रहा है। देखिए CIA ने, या फिर CIA को, पहले अमेरिका वाली बात नहीं समझते, पहले समझते हैं कि ये ड्रग टेरर और मनी लॉन्ड्रिंग के ये सेंटर कौन है। देखिए मेरे भाई, हमारे यहाँ गोल्डन क्रीसेंट, हमारे यहाँ अब गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल करके एक चीज़ आ चुकी है। क्या है ये? पहले लैटिन अमेरिका रहा करता था, पहले लैटिन अमेरिका रहा करता था ड्रग सेंटर। ड्रग टेरर का सेंटर कौन था? लैटिन अमेरिका। आपने क्या एक सीरीज देखी है नार्कोस? ठीक है, एक सीरीज देखी है नार्कोस। मेरा एक दोस्त है, बड़ा फैन है इस सीरीज का, पाब्लो एस्कोबार का। लेकिन अंततः चीज़ ये, पैसा कहाँ जा रहा है? आतंकवाद में ही है ना। तो आप ये समझेंगे, अगर आप इस सीरीज़ को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि हाँ यार कैसे चीज़ें होती हैं। अब लैटिन अमेरिका से जो चीज़ है, पहले लैटिन अमेरिका में थी, लेकिन अब जो है वो गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल की तरफ जा चुकी है। क्या है ये, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा देश,
ठीक है, बस थोड़ा सा मैं बता दूं। अब यहां पे गोल्डन ट्रायंगल है, क्या है ये? म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। और यहां पर गोल्डन क्रीसेंट है, ईरान, अफगान और पाकिस्तान, है ना। अब ये जो म्यांमार, थाईलैंड और ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, ये बिगेस्ट हब है ड्रग टेरर का, बिगेस्ट हब। और ये जो ड्रग मनी है, इससे वेपन्स बनाने में और वेपन्स ट्रेड करने में, इलीगल वेपन्स का काम हो रहा है। और ये गोल्डन क्रीसेंट भी वही काम कर रहे हैं। अब दोनों के अंदर ट्रेड हो रहा है, या तो थ्रू लैंड और या तो थ्रू सी। और दोनों के बीच अनफॉर्चुनेटली फंस गए हमारे भारत। इसीलिए उड़ता पंजाब डूबता भारत, है ना। इसी ड्रग के चलते इफेक्ट कौन हो रहा है? इंडिया। उड़ता पंजाब डूबता भारत। और इंडिया में बॉम्ब्स। क्या ये बात समझ में आई? क्या रीजन समझ में आए? अब इस रीजन में जो हमारा 1 2 3 4 5 छठवां जो पॉइंट आएगा, इसके काफी सारे सब पॉइंट्स होंगे और मैं इसको मिटाऊंगा। और ये जो रीजन होगा, इसमें आप लिख सकते हैं कि सर अमेरिका जो है, ये टेरर जो है, इसको प्रमोट करने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है। सिंपल सी बात, अभी हम देखेंगे कि दुनिया में आतंकवाद अमेरिका फैलाता है कैसे। जो हमने ये लैटिन अमेरिका से हमने देखा कि सर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गोल्डन क्रीसेंट और गोल्डन ट्रायंगल ये जो बना, किसका काम है? CIA का काम है। क्यों? ओपियम प्रोडक्शन से USSR यानी रशिया को टैकल करने इसने मुजाहिदीन को फंड करना शुरू किया। मुजाहिदीन यहां पे, ताकि ये रशिया के खिलाफ एक्शंस ले सके। पहला रीजन। इससे अफेक्ट कौन हो रहा है? भारत। क्या ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है? ऑफ कोर्स है, तभी तो पढ़ रहे हैं, आया ना। दूसरा, अल कायदा और तालिबान आर नथिंग बट द ब्रेन चाइल्ड्स ऑफ अमेरिका। अल कायदा और तालिबान को अमेरिका ने बनाया टू टैकल USSR। 90 के बाद हो गए ये बेकार। तो अब ये क्या करेंगे? अमेरिका को ही क्षति पहुंचाना शुरू कर दिया। और अमेरिका कह रहा है कि अरे भाई तुमने ही बनाया था। क्या आपने इसको मैं आपको इस तरीके से समझा पाऊंगा। अगर आपने शिव पुराण कभी ध्यान दिया हो, या फिर सिंपल आपने वो सीरियल ही देख लिया हो, ठीक है, उतना कहाँ, तो हुआ क्या था ना कि शिव जी ने भस्मासुर को एक वरदान दिया था। भस्मासुर वाज अ डेविल, कि तुम जिसे छुओगे वो भस्म हो जाएगा। और भस्मासुर ने शिव जी को ही छूने चला गया। कुछ ऐसा ही हुआ। अल कायदा और तालिबान को बनाया गया कि तुम भैया ये कर सकते हो, ये USSR को टैकल करोगे। 90 के बाद इनका कुछ काम ही नहीं बचा, अमेरिका को ही ले डूबना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये कौन है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट, और ये भारी होगा। ये क्या होगा? भारी होगा। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं समझाने पे ज़्यादा प्रयास करूंगा। अमेरिका कहता है कि वी आर नॉट नेशंस, वी आर अ नेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, एंड वेयर एवर एंड वेन एवर देयर विल बी थ्रेट टू डेमोक्रेसी इन एनी वेयर इन द वर्ल्ड, वी विल बी देयर। अमेरिका कहता है, अरे भाई इंग्लिश नहीं समझ में, अमेरिका कहता है हम स्वघोषित ठेकेदार हैं। किसके? टेररिज्म, ये डेमोक्रेसी के। ठीक है, हम स्वघोषित ठेकेदार हैं डेमोक्रेसी के। जिस भी देश में डेमोक्रेसी पर आंच आएगी हम वहां जाएंगे, हम वहां मिलिट्री एक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम डेमोक्रेसी बैठाएंगे। वास्तव में क्या करता है? जिस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, पपेट गवर्नमेंट्स बनाता है। पपेट गवर्नमेंट। गद्दाफी, सद्दाम हुसैन, क्या किया उन लोगों के साथ? अभी आप इंटरनेट पे सर्च करिए हु किल्ड सद्दाम एंड गद्दाफी, अभी वो कहेगा डिड अमेरिका किल सद्दाम एंड गद्दाफी, वो बोलेगा दे डिड नॉट डायरेक्ट, अमेरिका डिड नॉट डायरेक्टली किल देम। करता क्या है ना अमेरिका, आप समझिए इसकी वर्किंग आइडियोलॉजी को। यूं ही कोई वर्ल्ड लीडर नहीं बनता, कोई सरकार है। अच्छा, आखिर क्यों करता है वो भी रीजन समझिए। अभी
अमेरिका को अपने ऑयल रिजर्व को प्रिजर्व करना है। ये मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, तो अमेरिका भी तो जान ही लेगा ना जी। अमेरिका को भी पता है कि अरेबियन नेशंस के पास तेल है, सीरिया, इराक। उनके अंदर वो कहेगा डेमोक्रेसी की कमी है, डेमोक्रेसी खतरे में है, वहां पे तमाशा चल रहा है, हम जाएंगे वहां पे मिलिट्री एक्शंस लेगा, वहां की पुरानी सरकार को खत्म कर देगा और वहां पर एक पपेट गवर्नमेंट बना देगा। और ये जो पपेट गवर्नमेंट है वो अमेरिका को आराम से कहेगा आपको आपका तेल मुबारक, प्रोवाइड करेगा। ऑयल रिजर्व, इसी को बोलते हैं ऑयल डिप्लोमेसी। अब सुनिए, ये पपेट गवर्नमेंट से पहले जो गवर्नमेंट था वो उतर आएगा सिविल वॉर पे। अरे उतर आएगा ना। क्या सिविल वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट, वायलेंस अगेंस्ट गवर्नमेंट को ही हम टेररिज्म बोलते हैं? क्या यहां से टेररिज्म पैदा नहीं हुआ? ऐसे ही अमेरिका ने न जाने कितने देश बर्बाद कर दिए, और सीरिया और इराक तो छोटे से एग्जांपल्स हैं। सबसे पॉपुलर एग्जांपल सीरिया और इराक, सद्दाम, गद्दाफी। मेरे भाई ऑयल रिजर्व वाली चीज समझ में आई। और क्यों करता है वो ऐसा? वेपन डिप्लोमेसी करके एक चीज होती है मेरे भाई। ये जो चीज है वो थोड़ी ज्यादा भारी हो जाएगी, और इसके चलते तो मतलब अब देखिए पढ़ाने में अब यूट्यूब से डर जाएंगे क्या कि वीडियो बैन हो जाएंगे, ऐसी ऐसी चीजों से। क्लियर रही। वेपन डिप्लोमेसी मतलब क्या? वो तो अच्छा बात है कि वो ऑटो ट्रांसलेट वाली चीज नहीं आई है, ऑडियो वाली, वरना वेपन डिप्लोमेसी मेरे भाई, हर 5 साल में अमेरिका को सरवाइव करने के लिए जंग की जरूरत पड़ती है। अमेरिका नीड्स वॉर टू सरवाइव इन एवरी 5 years। क्यों सर? क्योंकि जंग होगा, या तो खुद ही किसी से लड़ जाएगा या तो दुनिया में किसी और को किसी से लड़ा देगा, सब उसी का किया है। अगर जंग होगा तो वहां पर जो उसने वेपन्स बेचे हुए हैं उसका मार्केटिंग होगा, और मार्केटिंग में देखा जाएगा हाँ यार ये तो बड़ा बढ़िया इसने बम बनाया है, और दूसरी दुनिया हमको भी दे दो 100 ठो, है ना। यहां तक समझ में आया? इसको बोलते हैं वेपन डिप्लोमेसी। अब ये जो 5वां पॉइंट आएगा भाई साहब, ये देख के तो आपका मतलब वो हो जाएगा भाई क्या कर रहा है, यूं ही कोई वर्ल्ड लीडर नहीं होता। अब बोलने लगोगे मेरे साथ ही, हाँ यार बात तो सही है। मिलिट्री एक्शन अलग चीज है, लेकिन डिप्लोमेसी अब देखो क्या करेगा ये। अफगानिस्तान में हम स्वदेशी ठेकेदार हैं, गया मिलिट्री एक्शंस लिए। लाइव एग्जांपल दिख रहा है ना आपको, सीरिया इराक, भले ना याद हो, ये दिख रहा है आपको। वहां के मिलिट्री ने वहां की अफगान की औरतों के साथ दुष्कर्म की, डेमोक्रेसी के नाम पे कर रहे हैं ये सारी चीजें। उनके सारे मर्द को मार दिए, न जाने कितने सालों तक। उस देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं? सिविल वॉर बना दिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस बन गई, तालिबान। अब क्या होगा कि उस देश को बर्बाद करने के बाद वो वहां जाएगा और वहां पे रुदाड़ी करेगा, छाती पीटना शुरू करेगा, अरे देखो कितना दर्द है, ए दुनिया वालों सुनो कितना कष्ट है, आहा। और फिर कहेगा आओ इनकी मदद करो, पैसे भेजो। बर्बाद उसी ने किया था, मांगेगा सबसे। अभी इंडिया ने भर भर के दिया ना अफगानिस्तान को, अमेरिका ने खुद ही बर्बाद किया और खुद सबसे पैसे मांग रहा है। अब ये जो पैसे आएंगे रोड बनवाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनवाने के लिए, स्कूल्स बनवाने के लिए, उनका ठेका किसे मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा? अमेरिकन कंपनीज को। फायदा किसका होगा? अमेरिका को। और बाकी देश ऐसा कर पा रहे हैं, अमेरिका ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि बाकी देश हैं। यूं ही कोई वर्ल्ड लीडर नहीं बनता। ये डिप्लोमेसी है भाई, ठीक है। ठीक, भर भर के दिया ना हमने ये इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन। देखिए मैं आपको नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, तो ये चीज आपको मैंने इस हिसाब से पीओवी में आपके डाल दिया कि यार ये तो गलत है फिर। लेकिन जब हम इंटरनेशनल रिलेशन को समझेंगे तब हम ये पढ़ेंगे कि सर दुश्मन का दुश्मन दोस्त। पाकिस्तान का दुश्मन कौन?
अफगानिस्तान के साथ हमारा किसका बढ़िया रिलेशन? रशिया। और रशिया और अफगानिस्तान में कम दूरी। अब जो हम रशिया के साथ इतने दूर से हम ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, अफगानिस्तान से अगर अच्छी डिप्लोमेसी होगी तो हम रशिया से इजीली ट्रेड कर पाएंगे, हमारा काफी खर्चा बचने वाला है। अब इंटरनेशनल में पीओवी बदल जाएगी, लेकिन यहां पर पीओवी तो भाई नेशनल सिक्योरिटी है। हर पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने का प्रयास रखिए, किसी एक पर्सपेक्टिव से नहीं, ठीक है? हर चीज पत्थर का लकीर नहीं होता, जो आपने सुन लिया वो सत्य नहीं होता जब तक आपने उस चीज को खुद नहीं देखा हो, खुद नहीं क्या कहते हैं, प्रूव नहीं किया हो कि वो सही है या गलत, ठीक है? केवल एक पर्सपेक्टिव नहीं रहना चाहिए। मैंने इस चीज को दो पर्सपेक्टिव से आपको बता दिया ना, ऐसे होने चाहिए, ठीक है? तब एक एज अ आंसर में आप सिविल सर्वेंट दिखेंगे या इंटरव्यू में एज अ सिविल सर्वेंट दिखेंगे, तब आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीज़ क्या हम समझ पा रहे हैं? ठीक है। तीसरा नहीं, अब एक और पॉइंट समझिएगा। ये सारे पॉइंट क्लियर हुए? अमेरिका ने मिडल ईस्ट के कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज के छाती पर मूंग बुनने के लिए एक देश बैठा रखा है, इजराइल। 2 अरब वॉर्स में इजराइल ने इन लोगों को हरा रखा है। और छोटा सा देश है भाई, और ये सारे कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे, मिलके कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे उसको। इजराइल हर नए महीने किसी पे अटैक कर दे रहा है, पैलेस्तीन, ईरान, गाजा, अभी कल शाम को सीरिया पे कर दिया। किसका सपोर्ट है? अमेरिका का। सर लाइव कोई एग्जांपल दे तो कैसे अमेरिका ने सपोर्ट दिखा? B-2 बॉम्बर, ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट है, जहां पर वो ऑलमोस्ट उन्होंने कंप्लीट कर रखा था, और अगर वो हो जाता ना बड़ी समस्या थी। लड़ाई किसकी चल रही है? इजराइल और ईरान की। सपोर्ट किसने किया? B-2 बॉम्बर किसने दिया? अमेरिका ने। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि सारे के सारे जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि छोटा सा है, वो परेशान करके रखा है ना, वो हरा पा रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट है अमेरिका का, सुपर पावर है। और इसके चलते इस्लामिक टेररिज्म भी फैलता है, क्योंकि इजराइल को इस्लामिक टेरर से नफरत है। ठीक है। अब इसके चलते क्या होता है कि हिजबुल्लाह लिबनान के अंदर, हमस पैलेस्तीन के अंदर, चीजें इस्लामिक टेरर बढ़ती हैं। क्या बात समझ में आ रही? और हिजबुल्लाह और हमस को सपोर्ट कौन करता है? ईरान। क्यों? क्योंकि इजराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका। डिप्लोमेसी। अब ये चीज हमें क्या कहीं ना कहीं रीजंस क्लियर हुए, कहीं ना कहीं सर थोड़ा इंटेंस हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, पर मुझे नहीं लगता कि समझने में कोई समस्या आई होगी। मैंने पूरी तरीके से प्रयास किया कि क्लियर हो। बाकी नहीं हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। अब जो है हम समझेंगे कि सर रीज़न तो समझ गए, अब थोड़ा सा अच्छा एक चीज़ जो मिस हो गई, एक फॉर्म करके आता है। सर फॉर्म किस एग्ज़ाम का? अरे फॉर्म टाइप्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म के कई प्रकार हैं, समझ रहे हैं आप? तो ये जो टाइप्स हैं उसमें जो पहला फॉर्म आएगा जो काफ़ी पॉपुलर है, पॉलिटिकल। ठीक है, पॉलिटिकल तरीके से। क्या आपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का नाम सुना है? अरे का पाकिस्तान। ये स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म क्या करते हैं ना, ये मोरल सपोर्ट देते हैं, टेरर को मोरल सपोर्ट देते हैं, ये वेपन सपोर्ट देते हैं, ये फंड करते हैं। ठीक है, टेररिज्म के फॉर्म्स देख रहे हैं हम। ठीक है। फिर एक आता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेक्निक, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ये क्या करते हैं? क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये भी तो यही है। इनका क्या है सर? ये टेरर कैंप्स लगा देते हैं, एनिमी बॉर्डर के एकदम पास में टेरर कैंप्स लगा देते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, वो टेरर कैंप ही है भाई, और कुछ नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं आप? अच्छा, दूसरा जो टाइप आता है इसका, वो है सोशियो कल्चरल। सोशल कल्चरल फॉर्म आता है इसका। सोशियो कल्चरल मतलब रिलीजन टेररिज्म, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण
इस्लामिक टेरर, इस्लामिक टेरर जो कि हमारा अगला टॉपिक होगा। अगला लेक्चर में हम इस्लामिक टेरर को समझेंगे। ठीक है, ये क्यों होता है सर? खतरा, हमारे धर्म, उनमें धर्म नहीं मजहब है, तो हमारे मजहब पे खतरा है, उसके नाम पे इस्लामिक टेरर। हमारा ही धर्म पूरे दुनिया में रहेगा, हम ही रूल करेंगे, इस्लामिक टेरर। ठीक है, फिर कौन सा आएगा? लैंग्वेज टेरर। अच्छा, लैंग्वेज टेरर का कोई एग्जांपल दीजिए तो, लैंग्वेज टेरर का कोई एग्जांपल। लट्टी करके नाम सुना है आपने? LTTE। क्या हमने ये पहले लेक्चर में समझा था? अगर आप नहीं देखो कोई दिक्कत की बात नहीं। लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम कहते हैं इसे। तो एलम मतलब होता है एक यूनिटी, समझ रहे हैं? तो इनका क्या था ना कि तमिलनाडु का नॉर्दर्न तमिलनाडु, नॉर्दर्न पार्ट, सॉरी तमिलनाडु नहीं, श्रीलंका का जो नॉर्दर्न पार्ट है और तमिलनाडु, वो बना के एक स्टेट दे दो लैंग्वेज के नाम पे। और भाई इन्होंने ही राजीव गांधी की मानी जाती है कि इन्होंने ही हत्या की। ठीक है, फिर रेस, नस्ल। ठीक है, नस्ल पे आधार पर टेरर फैलाना। नस्ल पे आधार पर मतलब जम्मू कश्मीर में ना लैंग्वेज, ना रिलीजन, ना कास्ट, नस्ल के आधार पर आतंकवाद फैला है। ठीक है, नस्ल के आधार पर मैती और कुकी। ठीक है, मैती और कुकी बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि आखिर चीज क्या है, वो क्या क्या क्यों, समझ रहे हैं? नस्ल के आधार पर। एक कुर्दिस्तान करके क्या आपने सुना है? सीरिया, एक सेकेंड, सीरिया, इराक और तुर्की में। ठीक है, कुर्द करके एक नस्ल है, वो एक, ठीक है, वो कुर्द जो नस्ल है ना, वो तुर्की, इराक और सीरिया में है, पाई जाती है ये नस्ल, और वो मिलके बनाना चाहते हैं कुर्दिस्तान। कहीं ना कहीं तो कश्मीर में भी यही है, आया ना? नस्ल वाली चीज समझ में आई। इसके नाम पे आतंकवाद फैलाना कि हमारा नक्श खतरे में। कास्ट टेरर, मेरे भाई ये और कहीं नहीं, इंडिया में ही पाया जाता है। हमारे पास इतना टाइम है। ठीक है, ठीक है, जाति बांटना, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल क्लास, कास्ट। रणबीर सेना 1980 के बाद की ये कहानी है, 1980s कहते हैं। रणबीर सेना और MCC के बीच मतलब बिल्कुल ऐसा ही जो ये मैती और कुकी में हो रहा था ना, अभी तक चला हुआ है, उससे ज़्यादा भयंकर था ये। भयंकर मतलब अब इंटेंसिटी तो क्या ही कंपेयर करें, मतलब कुछ ऐसा था ना कि जीनोसाइड करते थे ये दूसरे विलेजेस में दोनों। ये कौन है? ये अपर कास्ट है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, और ये दलित, लोअर कास्ट। दोनों, ये भी और ये भी जीनोसाइड करते थे दूसरे विलेजेस में। अगर आपको इसकी स्टोरी लेनी है ना, अगर समझना है बहुत अच्छे तरीके से, तो एक महारानी नाम की वेब सीरीज है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं मूवीज़ का काफ़ी, सीरीज का काफ़ी एग्जाम्पल लेता हूँ, लेकिन हाँ, रणबीर सेना वर्सेस MCC। अब इस चीज़ में क्या हुआ था ना कि जो नक्सलवाद हैं, जो नक्सल हैं, अगर आपने लेक्चर को देखा हो तो आपने ध्यान होगा कि पशुपति टू तिरुपति उनका ये स्लोगन था। पशुपति मतलब नेपाल, अब नेपाल जाना है तो बिहार को क्रॉस करके जाना होगा। बिहार में कैसे नक्सलवाद फैलाएं? उन्होंने देखा कि यार यहाँ पर ये इकोनॉमिक वाली चीज़ तो चल नहीं रही, यहाँ पर ट्राइब वैसा कुछ तो है नहीं। इन्होंने देखा कि अच्छा ये कास्ट पे लड़ रहे हैं, तो इन्होंने किसका सपोर्ट दिखाया? MCC का, दलित्स का। उसी लिए MCC एक नक्सल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है, और इसीलिए इन्होंने इनका सपोर्ट किया, और यहां से उनका पशुपति वाला चीज क्लियर हो पाया। समझ रहे हैं आप? तो कास्ट बेस्ड टेरर आपको शायद समझ में आया होगा। अच्छा, तो हमने ये देखा, ये देखा। तीसरा एक टेरर जो है, तीसरा एक जो फॉर्म जो है, वो आता है टेक्निकल टेरर। तीसरा फॉर्म क्या आता है सर? टेक्निकल टेरर। क्या है इससे ये टेक्निकल टेरर? ज़्यादातर तो हमने लेक्चर में देख लिया था कि सर साइबर टेरर, क्या हमने ये देखा?
अच्छा ये टेरर नहीं है एक तरीके से। अब देखो यार, इंटरनेट कोई टेरर थोड़ी है, इंटरनेट का दुरुपयोग, ठीक है, इंटरनेट का दुरुपयोग, ठीक है। इंटरनेट से तो अभी आप चीजें समझ भी रहे हैं, अब कोई कुछ और समझना चाहेगा तो वो कुछ और देखेगा, समझ रहे। साइबर टेरर, फिर सर आईसीटी, इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के गलत इस्तेमाल से ही साइबर टेरर बन रहा है। फिर सर बायोलॉजिकल टेरर, अब सर बायोलॉजी के इस्तेमाल से हम वैक्सीन भी बना सकते हैं, हम कैंसर का इलाज भी बना सकते हैं, हम एड्स का इलाज भी बना सकते हैं, लेकिन लोगों ने क्या बनाया, वायरस बनाया, बायोलॉजिकल टेरर। और क्या टाइप हो सकता है, केमिकल टेरर, केमिकल टेरर, ठीक है, ठीक है। भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, ठीक है, वो तो एक लीक था, लेकिन इसी का मदद उठा के, अगर आपने फैमिली मैन मूवी, फैमिली मैन सीरीज सीजन 1 देखा हो, तो उसमें जो चीज़ होती है वो केमिकल टेरर पे होती है। मतलब ऐसी ऐसी गैसें हैं जो अगर फैल जाएं, क्योंकि बॉर्डर में आप गैस तो नहीं रोक सकते, बॉर्डर में आपने लोगों को रोक दिया, आपने वायरस रोक दिया, लेकिन चिड़ियाँ तो नहीं रुकेंगी, तो वो वायरस को लेके आ जाएंगी, ठीक है। आप गैस को तो नहीं रोक सकते, तो मिनटों में पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खत्म करने का ताकत रखता है कौन, केमिकल टेरर, मिनटों में। और ऐसा कुछ केमिकल टेरर वो करना चाहते हैं, गैस को लीक करना चाहते थे। फैमिली मैन के अंदर मूसा करके एक टेररिस्ट था, अगर आपको ध्यान हो तो, उस पर पूरी वेब सीरीज थी, ठीक है। अगला वेब सीरीज कोलकाता में कुछ हो रहा है, हाँ उसमें समझेंगे। और दूसरी जो सीरीज थी, सीजन 2 जो था, वो कहीं ना कहीं LTTE पे था, उसके टेररिज्म पे था, ठीक है, ठीक है। अच्छा मैं इसीलिए ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ, ज़्यादा बेहतर से आपको समझा पाता हूँ, क्योंकि वेब सीरीज से मैं चीज़ें निकाल लेता हूँ, ठीक है, जितने काम की होती है। अब ये जो हमने CIA वाली चीज़ देखी थी, इसका जिक्र कहाँ पे है, एक फ्रीलांसर करके एक सीरीज है उसके अंदर, जिसमें मोहित रैना ने उसे प्ले किया है, ठीक है। अच्छा मत देखिए ये सब सीरीज, पढ़ने पे ध्यान दीजिए ना ये सब। फिर सर ड्रोन टेरर, अभी ड्रोन टेरर भी आ रहा है, ठीक है, आजकल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब मरीन टाइम टेरर भी है, अब नहीं, ये तो पहले से ही है मरीन टाइम टेरर। इसकी इंटेंसिटी आपको तब समझ में आएगी ना। अच्छा कराची टू कोची, कराची टू कोची क्या है ये सर, मतलब कराची टू कोची मुंबई रूट, ठीक है। अगर आपको यहां पर एक मैप दिख रहा होगा, मैंने चिपकाया हो, तो यहां पर कोची पोर्ट है, ठीक है, और यहीं से कसाब आया था। आपको पता हो कसाब कौन है, ताज अटैक का, ठीक है। एक वाटर टेरर करके चीज है, और मेरे भाई इसकी थोड़ी इंटेंसिटी आप समझने का प्रयास करिएगा। ये न्यूक्लियर टेरर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है आज के टाइम। वाटर टेरर न्यूक्लियर टेरर से भी खतरनाक चीज है। मैं क्यों कह रहा हूं, चाइना प्लान कर रहा है तिब्बत के अंदर वाटर टेरर का। वो एक डैम बनाएगा, प्लानिंग है, अब पता भी नहीं चलेगा कब बन जाए। मतलब ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न है इंडिया के लिए। ब्रह्मपुत्र पे डैम बनाएगा और पानी रोक देगा। अभी पहलगाम अटैक हुआ था, आप कनेक्ट कर पाएंगे कैसे, मैं वही सोच रहा था। पहलगाम अटैक हुआ था, क्या हमने इंडस वाटर ट्रीटी में ये चीज़ का, अगर आपने खान सर का एक वीडियो देखा हो, तो पहले सुखवा के मारेंगे फिर दहवा के मारेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था, सुनने में मजा आ रहा था। ऐसा काम चाइना ने प्लान किया है। और मेरे भाई ये न्यूक्लियर पावर से भी ज़्यादा खतरनाक है। वो ब्रह्मपुत्र पे डैम लगाएगा, एंड इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा एक नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है कि अगर चाइना ने अचानक से वो डैम खोल दिया, तो पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न इंडिया है, जहां पर मैक्सिमम पॉपुलेशन रहती है इंडिया की, वो नहीं समझ में आया इंटेंसिटी ना। उत्तराखंड में एक छोटा सा लेक था, उसके आसपास लोगों ने अपनी सिविलाइजेशन बैठा दी थी। उस नदी में पानी वापस आ गया, बाढ़ आ गया, बादल फट गया, लेकिन उसी नदी जो सूख गया था, वहां पर वो पानी बस वापस आया एक छोटे से लेक में। आधा का आधा उत्तराखंड साफ हो गया। केदारनाथ ट्रेजेडी।
कहा जाता है कि 7,000 लोग मारे गए थे, डेड, दे वर फाउंड डेड। अगर आपने वो मूवी देखी हो ना, वो सुशांत सिंह राजपूत जी की, 7,000 से ज़्यादा कुछ लोग मारे गए थे क्योंकि उनकी डेड बॉडी मिली थी, दे वर फाउंड डेड। 70,000 से ज़्यादा लोग मिसिंग थे। ये मिसिंग का मतलब भी मेरे भाई डेड ही होता है। मिसिंग मतलब कहाँ गए भाई, मिसिंग मतलब उनकी बॉडी नहीं मिली, तो कहा नहीं जा सकता कि वो कहाँ गए। आप समझ रहे हैं? एक छोटे से लेक में अगर बाढ़ आ गया तो आधा का आधा उत्तराखंड का पॉपुलेशन साफ हो गया, इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, 70,000 से ज्यादा लोग मार दिए गए। आप सोचो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के लिए, वाटर टेररिज्म, अगर चाइना ये एग्जीक्यूट अगर कर पाए तो। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद जो हमारा आखिरी ये फॉर्म ऑफ टेरर आएगा वो है लोन वुल्फ। मेरे भाई ये कई लोग मैंने देखा है, एक दो मूवीज देख के इंस्पायर हो जाते हैं और लगा लेते हैं अपना यूज़र नेम, ठीक है, अपने BGMI की गेमिंग के लिए, COD की गेमिंग के लिए, फ्री फायर भी कई लोग खेलते हैं उनकी गेमिंग के लिए। ये हटा लीजिएगा नाम आज के बाद से। मेरे भाई लोन वुल्फ मतलब होता है ना कि जो लोग बैठे बैठे बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के जुड़े, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के सपोर्ट से, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएशन के, वो खुद ही रेडिकलाइज हो जाएं और सुसाइड बॉम्बर्स बन जाएं। पहले तक ठीक था, ये खुद ले डूबते थे अपने आप को। फिर क्या हुआ, मतलब इनको ऐसा फील कराया जाता था, ऐसे ही ऑडियो सुन के फील करते थे कि हाँ हाँ हाँ, रोज सुन रहे हैं रेडियो में, रोज सुनने जा रहे हैं, हाँ 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 हाँ, हमारा 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 धर्म खतरे में है, हमको कुछ करना होगा, ऐसी जीवन से बेहतर तो मृत्यु ही है, पड़ गए। फिर क्या हुआ दूसरे में, फिर क्या हुआ, देखिए इनोवेशंस लाते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। उनको तो जाना ही है हुरों के पास, तुम अपना देखो। किसी मॉल की जगह गए, रेलवे स्टेशन में गए, पड़ गए। इनोवेशन अभी लाएंगे, फिर क्या, प्लेन लेके घुस जाएंगे पूरे बिल्डिंग में, 9/11, ठीक है। फिर पुलवामा में क्या हुआ था, गाड़ी लेके RDX के साथ हमारे 49 सोल्जर्स CRPF में, ठीक है। तो लोन वुल्फ, कनाडा के अंदर ये इंडियंस और पाकिस्तानीज जो हैं, वो जो इंडियन पाकिस्तानी ओरिजिन की जो लोग वहाँ पे रहते हैं, उनके प्रति इनको नफरत है। तो ये जो लोन वुल्फ्स है ना, ये खुद ही रेडिकलाइज होके मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में घुस के ओपन फायर कर देते हैं, इनोसेंट सिटीजन्स को मार देते हैं, बेरहमी से मारते हैं। खुद ही रेडिकलाइज हुए, इनको किसी ने नहीं कहा, ये किसी कहा तो जरूर, इनको किसी ने किसी एसोसिएशन के साथ, इनको पैसे नहीं मिले, खुद ही। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक है मेरे भाई, घर में बैठे बैठे ऐसे ऐसे, मतलब इस देश के अंदर लोग हैं जिनको मौका मिल जाए तो दूसरे धर्म के लोगों को लेकर चुपके से खत्म कर दें। क्यों? क्योंकि ब्रेन वॉश हो चुके हैं सुन सुन के, और इनमें सबसे बड़ा रोल सोशल मीडिया का है। ये लोन वुल्फ, ये बहुत बड़ा खतरे वाली चीज़ है, बच के रहिएगा इन सब चीज़ों से। तो टेररिज्म हम लोग समझेंगे, टेररिज्म को हमने इस तरीके से समझा कि सर आखिर इसका आइडिया क्या था, आखिर इसका हिस्ट्री क्या था, इसका रीज़न क्या था, इसके फॉर्म्स क्या थे। अब आखिरी अपने टॉपिक पे आते हैं जो कि है सॉल्यूशन, कि इसका कुछ तो समाधान होगा ना सर, हाँ या ना, बिल्कुल समाधान है। और आंख बंद करके सबसे पहला समान है, 4 Ds हैं। आंख बंद करके जो पहला जो हमारा डी है वो है डिफेंस, यानी सर अग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। बहुत हो गई बोली, अब चलेगी गोली, सिंपल सी बात, हाँ या ना। जो भी मजबूत हैं, जो भी मजबूत हैं, उनका एक ही उपाय है, भेजो उन्हें जहां वो जाना चाहते हैं, ठीक है। एग्रेसिव अप्रोच, ठीक है। बहुत सारे कॉम्बैट फोर्सेस बनाए हैं,
बहुत सारे कॉम्बैट फोर्सेस बनाए हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए, असम राइफल्स हो गया, ठीक है, फिर जैसे गोरखा रेजिमेंट, ठीक है, BSF, ठीक है। तो कॉम्बैट फोर्सेस बनाए गए हैं, पहली बात। बहुत सारे ऑपरेशंस निकाले गए हैं, उरी का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा का जवाब एयर स्ट्राइक, ठीक है। फिर अभी ऑपरेशन ऑल आउट निकला है कश्मीर के अंदर। ऑल आउट मतलब नाम समझ, मच्छर मार रहे हैं वो, ठीक है। फिर ऑपरेशन प्रहार नक्सलों के लिए, कॉम्बैट फोर्सेस ऑपरेशंस, मतलब समझ ना, स्ट्रिक्ट एक्शन, जीरो टॉलरेंस, सिंपल सी बात, जीरो टॉलरेंस, कोई ग्रे नहीं है। देयर इज ओनली टू कलर, व्हाइट एंड ब्लैक, एंड टेररिज्म हैज ओनली वन फेस, ब्लैक। जीरो टॉलरेंस, सिंपल सी बात। मजबूरों का एक ही उपाय, मजबूतों का एक ही उपाय, सरेंडर और डाई, ठीक है। जो सरेंडर करने के लिए तैयार है उनको हम रिहैबिलिटेशन करेंगे, ठीक है। रिहैबिलिटेशन, जो मजबूर है, जो वाकई में जो फंसे हुए हैं, जिनका मतलब अगर आपने वो फिल्म देखी हो शेरशाह, तो शेरशाह में जो विक्रम बत्रा थे, शहीद विक्रम बत्रा सर, वो जो थे, आपने, मैं सीन याद कर रहा हूँ कौन सा था उसमें अब उसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि वो कौन सा आतंकवादी था, इतने सारे फैल गए हैं ना कि नाम अब इनका याद करोगे। तो उसमें था एक लड़का था, ठीक है, वो शायद 17, 18, 19, 20 साल का था। तो वो उनके साथ धीरे धीरे मिलने लगा था, लेकिन जब उसने देखा कि असली उनका रूप क्या है, तो वो फंस गया था वहाँ पे, ठीक है। वो मजबूर था क्योंकि वो ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उसके पास कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा था। और इसी में हमारा जो अप्रोच आएगा वो आएगा डेवलपमेंट वाला, जो दूसरा डी होगा मैं बताऊंगा, अभी इसे को क्लियर कर लेते हैं। जो विक्रम बत्रा थे हमारे, वो क्या करते थे डेवलपमेंट में, जो टॉपिक मैं दोनों को कनेक्ट करना चाहता हूँ। डेवलपमेंट में जो मेन मुद्दा होता है कि सर विनिंग हार्ट ऑफ पीपल, एक और सॉल्यूशन ये है विनिंग हार्ट ऑफ पीपल। मैं आपको उस मूवी की एग्जांपल से बताऊंगा। विनिंग हार्ट ऑफ पीपल, लोगों का दिल जीतो। ऐसे लेके आप पैसे फेंक दोगे, मैंने तुम्हारे लिए ये किया, कोई नहीं लेगा, ठीक है, कोई नहीं लेगा। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आएगी सिविल सर्वेंट बनने के बाद, अगर आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि मैं तुम्हें डेवलप करने आया हूं, तो वो कभी नहीं आने वाले आपके साथ, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर ये आप कहोगे कि हम तुम्हारे साथ डेवलप होने आए हैं, एक साथ डेवलप होंगे, तब वहां से इंपैक्ट बनेगा। अब समझिएगा कि डेवलपमेंट के अंदर जो एक पॉइंट आती है कि सर लोकल जो फेस्टिवल्स हैं या फिर जो लोकल पीपल हैं वहाँ के, उनके साथ जुड़िए। और जुड़ने का सबसे तरीका आसान होता है, उनके फेस्टिवल्स में जुड़िए। तो जो विक्रम बत्रा थे, आपने अगर स्टार्टिंग की सीन देखी हो, तो जो जिमी थे, ठीक है, ऑफिसर जिमी, वो उन पे गुस्सा कर रहे हैं कि भाई तुम लोकल्स के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हो। लेकिन जो विक्रम बत्रा थे, उन्होंने NDA भाई, ठीक है, CDS की तैयारी की थी, उन्होंने ये चीज़ ढंग से देखी। उनको पता था कि सर लोकल डेवलपमेंट वाली एक चीज़ आती है लोकल फेस्टिवल्स में, या फिर लोकल लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, वहाँ से उनके लोगों का भरोसा जीतने के लिए उनका दिल जीतना पड़ता है, तभी ये चीज़ खत्म होगी। उनका तरीका अलग था, वो उनमें घुल मिल गए थे। उन्होंने दिखाया कि मैं तुम्हारा ही हूँ, इंडियन आर्मी कोई अलग से ले तुम्हारे रक्षा के लिए ही है, तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे अगेंस्ट नहीं है ये। और इसके मदद से क्या हुआ कि अगर आपने उस मूवी में देखा हो, तो एक व्यक्ति था, एक बूढ़ा आदमी था, उसका जो बेटा था वो कहीं ना कहीं गलत इन्वॉल्व हो रहा था टेररिस्ट के साथ। उन्होंने एक बार हिंट दिया कि इन वादियों में फिसलन बहुत है, इधर फिसले और सीधा उस पार गिरोगे, ठीक है। भरोसा दिलवाते थे, बुलवाते थे। फिर एक सीन आया जब जो उस आदमी का, जो उस लड़के का जो बाप था, वो उसने बुलाया कि इधर आइए, हमसे आपको बात करनी है। तो फिर जो उनके ड्राइवर थे, ठीक है, जो कि शॉट डेड हुए, ठीक है, जो अपने बेटी का नाम दुर्गा रखना चाहते थे, यार ऐसी मूवीज़ है ना, मतलब क्या ही कहा जाए। तो उन्होंने कहा कि सर मैं भी आता हूँ आपके साथ, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं। फिर उसने बोला कि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। लेकिन फिर विक्रम बत्रा सर ने कहा कि अगर हम ही खुद भरोसा नहीं दिखाएंगे तो वो हम पे कैसे भरोसा दिखाएंगे। तो उन्होंने बंदूक भी रखा और ना ही किसी सिक्योरिटी पर्सनल को अपने साथ बुलाया, ठीक है, भले वो ऑफिसर थे। अब
वहाँ जाने के बाद उन्होंने कनेक्ट किया उस लड़के से, उसका दिल जीता, और जो सरेंडर और डाई वाली जो चीज़ हमने देखी, ये तो मजबूत के लिए है ना, लेकिन मजबूर के लिए, जो मजबूर थे, यानी वो जो लड़का मजबूर था, वो चाहता था वहाँ से अलग हटना, वो चाहता था कि मैं हटूं वहाँ से, कि उसने रियलिटी देखी थी, वो फंस गया था। तो उन्होंने उसकी मदद की, उससे कनेक्ट होके, उसका दिल जीत के। तो ये भी एक तरीका आएगा, ये भी एक तरीका है, डेवलपमेंट भी एक तरीका है आतंकवाद से छुटकारा पाने के लिए। लोगों के अंदर जाओ, मिलो, डेवलपमेंट उनके साथ करो, उनको डेवलप मत करो, उनके साथ, विनिंग हार्ट्स ऑफ पीपल। ठीक है, कैसे होता है डेवलपमेंट सर? रैपिड, सस्टेनेबल, इंक्लूसिव। रैपिड मतलब इतनी जल्दी कि पता ही ना चले, सस्टेनेबल की पता ही ना चले, लेकिन डेवलपमेंट के बाद पता चले और रहे, ऐसा नहीं ब्रिज बनाया टूट गया। और इंक्लूसिव, सबका साथ, तभी तो रहेगा विश्वास, है या ना? ऐसे डेवलपमेंट हो, जल्दी से डेवलपमेंट सस्टेनेबल रहे और सबके साथ डेवलपमेंट होगा, तब तो लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ये जो भड़का रहे हैं ना, ये गलत बात है। ठीक है, ये जो लीडर्स हैं, जो भड़का रहे हैं, ठीक है, लीडर्स मतलब कौन? ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स हैं, जो लोकल लोगों को भड़का रहे हैं कि ये देश तुम्हारा नहीं है, कोई और तुम बिलोंग करोगे, कहीं और बिलोंग करते हो। लेकिन फिर उनको लगेगा कि नहीं यार, डेवलपमेंट तो कर रहे हैं ना, ये तो अपने ही लोग दिखा रहे हैं ना हम लोगों को, ठीक है, अपने में ही है ना, ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंक्लूसिव है, सबके साथ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे, कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। फिजिकल मतलब क्या हुआ? रोड, इलेक्ट्रिसिटी। सोशल का मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट करना। लोकल इलेक्शंस करवाना, ठीक है, लोगों को अपना हक दिलवाना, लोकल कल्चर के साथ कनेक्ट करना, जो कि मैंने कहा। और डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर डिजास्टर रिलीफ कह लीजिए। मेरे भाई क्या बोलते हैं उसे, कि जब आदमी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता और आदमी को केवल अब जीवन या मृत्यु दिखती है ना, अब लगता है कि अब तो मर ही गए, अब कौन बचाएगा। और उस समय जिस आदमी ने कंधा दिया रहता है ना, उस समय जिस आदमी ने मदद किया होता है ना, जब इंडियन सोल्जर्स कंधे पे टांग कर, जब भी बाढ़ आ गया, कोई भी, ठीक है, कोई भी ट्रेजेडी आई, और जब इंडियन सोल्जर्स वहाँ पर जाकर लोकल लोगों की मदद करते हैं ना, जिस व्यक्ति ने मुसीबत में कंधा दिया रहता है, ऐसे तो हम भूल जाते हैं कि किसने मुझे क्या खिलाया, लेकिन मदद, ज़रूरत के समय जब कोई मदद करता है, जो कोई कंधा देता है, वो आदमी कभी नहीं भूलता। और ये चीज़ है डेवलपमेंट में। डिज़ास्टर रिलीफ, जब इंडियन आर्मी जो करती है, इंडियन आर्मी लोकल फेस्टिवल्स में वहाँ पे जाती है, ठीक है, उनके साथ रहती है। डिज़ास्टर रिलीफ, जब उनको ज़रूरत पड़ती, ज़रूरत पर वो खड़ी जब रहती है, ठीक है, वो आदमी कभी कोई नहीं भूलता। ठीक है, तब जाके उनको लगता है कि नहीं यार, ये सारे जो बोल रहे हैं, तब जाकर जो वहाँ के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग हैं, जो बोलते हैं ना, वो चीज़ अब कान में नहीं जाती, वो तो फालतू बकवास कर रहा है। हमारा दिल इंडियन आर्मी के साथ है, क्योंकि इंडियन आर्मी हमारे साथ है। समझ रहे हैं क्या? डेवलपमेंट हो गया। फिर डिसेंट्रलाइजेशन, जो तीसरा डी है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। सर ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? जैसे कि मैती और कुकी में जो है, उनको अब वो कह रहे हैं कि मुझे सेपरेट नेशन बनाओ, हमें एक अलग देश बनाना है। फिर तो खालिस्तान उनको दे दिया सेपरेट नेशन, तो खालिस्तान भी कह देगी कि हमें भी नया देश बना दो। अब आपने पॉपुलेशन के हिसाब से अगर सबको अपना अपना सोवरेनिटी देने लग गए, तब तो यूपी के हर गांव को एक नया देश बना दो, है ना। यूपी के अंदर एक जो पंचायत होता है, उसमें 5 लाख से ज़्यादा लोगों की पॉपुलेशन हो जाती है, एक छोटा सा टाउन। बिहार के अंदर एक छोटा सा टाउन, उसमें 15 लाख की पॉपुलेशन है, बना दो पॉपुलेशन के हिसाब से नेशन। ऐसा नहीं है, लेकिन हम ऑटोनोमस चीज़ कर सकते हैं। मतलब एक जो सॉल्यूशन अभी हम देखेंगे, जो कल के बाद, जो इस्लामिक टेररिज्म के बाद जो लेक्चर आएगा, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो टेररिज्म आएगा, उसके अंदर हम ये समझेंगे कि हाँ यार, मैती लैंड और कुकी लैंड, ये जो जहर है, उनको सेपरेट नेशन मत दो, मणिपुर के अंदर रखो, लेकिन 3-4 डिस्ट्रिक्ट की टेरिटरी में उनको अपना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव करने दो, अपना संभालने दो। ठीक है, पैसिव फॉर्म में उनको चीज़ें दो, लगे कि हाँ कुछ तो मिला,
तब हो सके तो उसका उपाय निकले। आप कहोगे ये ऐसे कैसे, ऐसा कैसे दे दोगे? अरे भाई ऐसा हुआ है, बोडोलैंड, गोरखालैंड, यही तो हुआ है। ऑटोनोमसिटी दी गई है, कुछ डिस्ट्रिक्ट को बनाकर उनको अपना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव चलाने दिया गया है। तो यहां पर क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या आप समझे? डिसेंट्रलाइजेशन। फिर वहां पर पंचायत इलेक्शंस करवाना, वहां पर लोकल इलेक्शंस, फेयर इलेक्शंस करवाना, ठीक है। फिर वही बात, डिसेंट्रलाइजेशन वाली चीज मैंने डेवलपमेंट और इसमें भी कह दी। यहां पर मेन वो आएगा कि मजबूर जो मजबूर हैं उनको रिहेबिलिटेशन करवाना, जो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, जो गलती से फंसे हुए हैं, उनको मदद देना, ठीक है। उनको ये नहीं कि जेल में कर्म करके खत्म कर दे, ऐसा नहीं। वो करेंगे तो ये चीज से हम ग्रसित नहीं रहेंगे। इसमें एक और पॉइंट आता है जो कि मैं कभी सजेस्ट नहीं करता लिखने के लिए, वो होता है कि साइनिंग एकॉर्ड्स, मतलब समझौता करना, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस या लीडर के साथ समझौता करना। मेरे भाई यासीन मलिक एक लीडर हैं, ठीक है, आज तक जिंदा हैं, पता नहीं कैसे, मतलब जीनोसाइड करवाया था उस आदमी ने, पता नहीं। उसको इंडिया टीवी पे इंटरव्यू लिया, मतलब हैरानी वाली, शर्म आती है भाई इन सब चीज़ों को बोल के, ठीक है। इसीलिए इस पॉइंट के मैं खिलाफ हूँ। देखिए, अगर आपने उरी मूवी देखी हो तो डोगरा रेजिमेंट में जो नक्सल होते हैं वो हमला करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग का सीन याद करिए। अब उसमें ऑपरेशन निकलता है और वो जो लीडर रहता है उसको मारने के लिए ऑपरेशन निकलता है, और फिर पता चलता है कि सारे के सारे वहीं जुड़े हुए हैं और सबको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसके चलते जो बाकी के जो नक्सल ग्रुप्स हैं, टेरर ग्रुप्स हैं, वो गवर्नमेंट के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि सर मारो मत, अब छोड़ दीजिए, हम आप बताइए हम क्या करें। वो सही है, लेकिन गवर्नमेंट अगर समझौता करने जाए, समझ रहे हैं क्या, वो तो हार हुई ना यार। अगर आपने एक दो क्लिप्स देखे हों, यासीन मलिक, इंडियन गवर्नमेंट, हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे पहले के, उनके साथ वो हैं, उनके साथ समझौता हो रहा है, उनको एज अ लीडर, ठीक है, मेन स्ट्रीम के अंदर लगाया जा रहा है, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो आ रहे हैं। अब सोचो यार, ठीक है। अभी जो 2024 में इलेक्शंस हुए थे उसमें खालिस्तान के एक लीडर जो कि जेल में थे वो इलेक्शन जीते। तो ये वाली चीज़ें सही नहीं है, ठीक है। उसीलिए मैं उस पॉइंट को इसमें नहीं लिखूंगा। आपकी इच्छा है, आप कह सकते हैं कि हाँ से समझौता भी करो, ये भी एक तरीका है, बट समझौता एक हार है। और हमारा देश इतना तो वीक नहीं है भाई कि अब टेररिस्ट के साथ समझौता करे। टेररिस्ट समझौता करने के तैयार है, वो अलग बात है, जो मैंने आपको बताया उरी वाली चीज़, लेकिन हम तैयार हो जाए समझौता करने के लिए, गलत चीज़। चौथा जो डी आता है, क्या है भाई वो चौथा डी? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी मेरे भाई, ठीक है, पाकिस्तान के साथ हम बात नहीं कर सकते टेररिज्म के, क्योंकि वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहा है, लेकिन हम नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो टेररिज्म है उसके बारे में म्यांमार से तो बात कर ही सकते हैं ना। अभी तो परसों मैंने ये न्यूज़ देखा था कि म्यांमार में एक सर्जिकल स्ट्राइक हो गया, ठीक है, पता नहीं कहाँ तक सही है वो, लेकिन वो वाली चीज़ डिप्लोमेसी कि सर बात करिए, ठीक है, डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलिए, बात करिए। फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है उसके अगेंस्ट सेक्शन लगाने के लिए पुश करिए, उसके अगेंस्ट सेक्शन लगाने के लिए पुश करिए। एक AFATF टास्क फोर्स है, उसके अंदर, उसके लिस्ट में इंडिया ने बहुत प्रयास किया और कर भी दिया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट के अंदर शामिल कर दिया। ये जो टास्क फोर्स है ना, मतलब जो भी स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर होता है, जो भी ऐसी नेशन होती है जो टेरर को फंड दे रही होती है, टेरर को सपोर्ट कर रही होती है किसी भी प्रकार से, उसके खिलाफ ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाते हैं, इसके खिलाफ ये मिलिट्री सैंक्शंस लगाते हैं। तो इंडिया तो चाहता था कि पूरा ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाए, लेकिन चाइना ने ग्रे तक करवाया, उसके बाद पाकिस्तान को निकलवा भी लिया वहाँ से। सो सैड, बट इंडिया ने ये काम कर दिया था, मतलब सैंक्शंस लगाने के लिए पुश किया जाए
और अभी जैसे ब्रिक्स में हुआ था, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में से ब्रिक्स में जो हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का तो खैर क्या ही कहें, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल का हेड बना दिया था पाकिस्तान को, भाई साहब छोड़िए उसे। ब्रिक्स में अभी जो गए थे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, उसके अंदर मेन मुद्दा पहलगाम अटैक के बाद वाला था। मेन मुद्दा पहलगाम अटैक था, पहलगाम टेरर अटैक था। उसके अंदर उन्होंने बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किए थे पाकिस्तान के खिलाफ और सैंक्शंस लगाने की मांग की थी, और ये कहा था कि टेररिज्म को अगर हमें हटाना है, टेररिज्म से ग्रसित नहीं रहना है, तो हमको एक साथ आना होगा और यूनाइटेड लड़ना होगा, ठीक है, डुअलिटी छोड़नी होगी। और ऐसे कोई भी नेशन ऐसा कोई भी अगर स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करे, उसके खिलाफ सख्त से सख्त सैंक्शंस लगने चाहिए। ये चीज़ ब्रिक्स में बात हुई, तो ये एक डिप्लोमेसी का तरीका हो सकता है। तो और एक पॉइंट आ सकता है आपके यहाँ कि सर जॉइंट ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस का शेयर करना। जॉइंट ऑपरेशंस और इंटेलिजेंस का शेयर का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? अगर ऐसा हो कि कोई आतंकवादी जिसने हमारे देश के अंदर कुछ किया और उसके बाद किसी और देश में चला गया, मेरे भाई उस देश के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इतने होने चाहिए कि उस देश की इंटेलिजेंस हमें बताए और पकड़वाने में मदद करे कि भाई अगर इस देश दूसरे देश के अंदर अगर ये टेररिस्ट है तो आप भैया छुड़वा दो, उसे दे दो हमें, या तो हम जाके अपना ही कुछ ऑपरेशन करवा देंगे, ठीक है, समझ रहे? मतलब इंटेलिजेंस का शेयर करना, ठीक है, इंटेलिजेंस शेयरिंग, समझ रहे हैं? अगर उनको CIA को कुछ ज़्यादा पता है, जैसे कि अगर जो मैंने अभी बताया था फ्रीलांस वाली एक मूवी है, मोहित रैना जी ने जो रोल प्ले किया है, तो फ्रीलांस मोहित रैना, मैं नाम मोहित तो पता है, अरे देवों के देव महादेव में जो लीड एक्टर थे, तो उन्होंने उसमें प्ले किया था। तो उसमें क्या हुआ कि एक लड़की वो गलती से कहाँ चली गई, तुर्की था वो शायद, इस्तांबुल के अंदर, ठीक है, वहाँ पे चली गई, फिर वो आतंकवादियों के पूरे वहीं रहने लगी, पूरा परिवार ही उसी में शामिल हो गया। अजीब ही फिल्म थी वो, ठीक है, रियलिटी थी वो। उसके अंदर इंटेलिजेंस शेयरिंग वाली चीज़ हुई थी, CIA का मदद लिया था, CIA के एजेंट से मदद लिया था उसके बारे में पता लगाने के लिए। तो ऐसे इंटेलिजेंस अगर शेयरिंग होगी, इस डिप्लोमेसी का यूज़ होगा, तब जो चीज़ें हैं वो आराम से हो सकती हैं। तो यहाँ तक हमने इस चीज़ को अच्छे से समझा, और अगले लेक्चर में हम इस्लामिक टेरर को समझेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा और क्या सुधार की ज़रूरत है। सोच रहे हैं कि ये बोर्ड थोड़ा सा इशू हो रहा है, बोर्ड बदलेंगे, और भी बताइएगा कोई अगर सुधार की ज़रूरत है और किस टॉपिक पे नेक्स्ट आना चाहिए। नेक्स्ट तो आएगा वैसे इस्लामिक टेरर पे ही, ठीक है, और उसके बाद टेररिज्म में नॉर्थ ईस्ट पे ही। अगर आपको चाहिए हो तो बिल्कुल बताइएगा, जल्दी से जल्दी वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। धन्यवाद।